जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया कि मुखगुहा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। उसके बाद ग्रासनली के द्वारा आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लीवर से जो पित्त रस निकलता है वह भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होता है, और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलते हैं वह भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होता है। दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम देखते हैं कि दोस्तों जो यकृत से पित्त रस निकलता है वह भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होता है। दोस्तों मैंने यहाँ जो में छापा है या लीवर है, और लीवर यानी यकृत से पित्त का निर्माण होता है। दोस्तों जो यकृत से बना हुआ पित्त होता है उसे पित्ताशय क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो मैंने यहाँ उसे लिख दिया है। अब दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 8, और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों इसके बाद इस पित्त का कार्य क्या होता है, तो इस पित्त का जो कार्य होता है हमारे शरीर में वो फैट का पाचन करता है यानी वसा का पाचन करता है। दोस्तों जब हमने पार्ट 1 देखा था तो मैंने आपको बताया था कि आमाशय यानी यह जो आमाशय है इसके 3 पार्ट होते हैं, और पहले वाले पार्ट में HCl होता है यानी HCl का निर्माण होता है। तो HCl से जो हमने भोजन किया मुख में उसको पूछा तो वह बोलस हो गया, और बोलस से जब वह ग्रसनली के माध्यम से आमाशय में आया तो वह क्या हो गया, कायम हो गया। अब यानी कायम जो जिसे भोजन अपना खाकर हम उसे कायम कहेंगे, तो वह कायम क्या हो गया था, अम्लीय हो गया था। लेकिन छोटी आंत क्या कहता है कि वह अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करता, इसीलिए उसे क्षारीय बनाने के लिए उसे यकृत पित्त से मिला देता है, यानी जो यकृत पित्त बनाता है उसमें मिला देता है। तो यानी भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य भी कौन करता है, यही पित्त रस करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अग्नाशय रस का कार्य क्या होता है। तो आपको मैंने यहाँ लिखा कि अग्नाशय दोस्तों यह एक ग्लैंड है यानी यह एक ग्रंथि है। जब हम आपको एक ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसे अच्छे से समझाएंगे, तो आप इसको जब हम वीडियो ग्लैंड पढ़ाएंगे उसमें से आप अच्छे समझ लेना। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अग्नाशय एक पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचक एंजाइम इसलिए कहा जाता है कि यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब जितने भी प्रकार के भोजन में प्रोटीन, वसा जो भी होते हैं वह सबका पाचन कर लेता है। दोस्तों इसीलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। यह 3 प्रकार के एंजाइम को छोड़ता है जिसे हम शॉर्टकट ट्रिक से लेट भी कह सकते हैं। LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। दोस्तों जो लाइपेज होता है यह लिपिड के पाचन में सहायक होता है। लिपिड मतलब होता है फैट यानी वसा। जो लाइपेज होता है वो फैट यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों उसी प्रकार एमाइलेज का कार्य मंड यानी चोकर का पाचन करता है, यानी स्टार्च का भी पाचन एमाइलेज ही करता है। दोस्तों इसी प्रकार हम समझ लेते हैं ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन से जो पेप्टोन टूटा हुआ रहता है उसे अब पेप्टाइड में बदलता है। यानी हमने आपको जब प्रोटीन चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा शरीर प्रोटीन को सीधे से नहीं पचा सकता, उसे प्रोटीन से पेप्टोन और पेप्टोन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन किया जा सकता है। तो इसीलिए जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ता है। यानी ये जो तीनों एंजाइम है या पाचन में बहुत ही सहायक होते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि अग्नाशय से ये जो एंजाइम निकलते हैं इसे निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है यानी सेक्रेटिन नामक हार्मोन यह इन तीनों एंजाइमों को निकलने के लिए उत्तेजित करता रहता है। इसका नाम सेक्रेटिन है, आप याद रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यकृत से यानी जो पित्त रस है और अग्नाशय से अग्नाशय रस, ये जो 3 प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों इसके बाद समझते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब हम देखते हैं छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसमें जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है वह छोटी आंत में अवशोषित कर ली जाती है। इसे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। दोस्तों छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, पहला ड्यूडेरियम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। दोस्तों इसका जो तीसरा भाग इलियम है यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमें भोजन पाचन के दौरान जो इससे इम्पोर्टेंट ऊर्जा थी जो अवशोषित करने का कार्य करता है
वह छोटी आंत का इलियम भाग ही करता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि छोटी आंत का वह कौन सा भाग है जो हमें भोजन से पाचन के पश्चात ऊर्जा अवशोषित करने का कार्य करता है, यानी ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो आपका उत्तर है इलियम। यानी इलियम भाग ही भोजन के पाचन के पश्चात उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे अवशोषित कर लेता है। दोस्तों, छोटी आंत में एक रेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है कि यह जो प्रोटीन होता है पेप्टाइड में टूटा होता है, अब यह पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। दोस्तों, उसी तरह अब हम देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में ज्यादा उतना फैक्ट्स नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि छोटी आंत में तो भोजन का पाचन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब क्या होता है कि बड़ी आंत में उस जो भोजन में जल होता है, क्योंकि हम भोजन करने के पश्चात जल भी पीते हैं, तो उसका जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाचन कहाँ समाप्त होता है, तो आपका उत्तर है छोटी आंत, लेकिन जो जल का अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं और छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में। अब दोस्तों हम बात करें कि जब हमने पाचन प्रारंभ किया था तो हमने आपको प्रोटीन से कहीं पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से एमिनो अम्ल, इसका हम एक शुरू से बेसिक चरण समझ लेते हैं कि प्रोटीन किस चरण में धीरे धीरे टूटता हुआ सरल होता जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जब प्रोटीन आमाशय में पहुंचता है, जब हम भोजन करते हैं उसमें अगर प्रोटीन है तो वह आमाशय का जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसे तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। यानी आमाशय का पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। उसी प्रकार अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को तोड़कर पेप्टाइड में बदलता है। और छोटी आंत का जो इरेप्सिन एंजाइम है, जो मैंने यहाँ लिखा है, वह पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। इसी प्रकार अब प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अब उनसे हमें पाचन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और उससे हमें ऊर्जा मिलने लगती है। दोस्तों, अब उसी प्रकार हम समझते हैं कि हमने भोजन कहाँ से आरंभ किया और भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हुआ। दोस्तों, हमने भोजन खाया और उसको जब हमने अपने मुख गुहा में चबाया यानी पूछा, तब वह बोलस बन गया। और बोलस बनने के पश्चात जब वह आमाशय में पहुंचा तो दोस्तों अब उस भोजन को हम कायम कहेंगे, ना कि भोजन। यहाँ भी हम भोजन नहीं कहेंगे, बोलस कहेंगे। उस प्रकार जब आमाशय से उस भोजन का पूरी तरह से पाचन होने के पश्चात अब जब वह छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में भी पाचन होने के पश्चात हुआ अब जब बड़ी आंत में जाता है, जहां पूरी तरह से पाचन समाप्त हो गया होता है, तो दोस्तों अब वह काइल हो जाता है। काइल एक अपशिष्ट पदार्थ है जो मलाशय में स्टोर रहता है और लैट्रिन के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब आशा करता हूँ आपको यह पाचन तंत्र चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कहीं कहीं वीडियो ब्लर कर रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि यह मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए।